नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 41 कविला पर राक्षसों का हमला। अब आते हैं कहानी पर। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटों पर बर्फ से घिरे एक गुफा के अंदर ऋषि महर्षि और ऋषि वशिष्ठ महादेव की आराधना में लीन होकर महायज के हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। पर्वत के उस चोटी पर शीतल हवाओं के बीच उन दोनों के मंत्रों की आवाज मधुर संगीत के जैसे गूंज रही थी। इस पवित्र ध्वनि के कारण हिमालय के साथ उसके आसपास की जगह में भी एक दिव्य ऊर्जा फैलाने लगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, दोनों ऋषियों के ओठों पर मुस्कान और चेहरे पर तेज आने लगा। तभी वहां एक सुनहरे रंग की चिड़िया आकर ऋषि महर्षि के कंधे बैठ उनसे कुछ बोलने लगा। थोड़ी देर बाद वह उड़कर चली गई। उस चिड़िया की बात सुन दोनों ऋषियों की आंखों में चमक आ गया। ऋषि महर्षि हल्की मुस्कान के साथ बोले, उन्होंने अपना पहला पर्वा पार कर लिया है और दूसरे पर्वा के काफी निकट है। वह अपने कार्य में जल्द ही सफल होंगी। ऋषि वशिष्ठ बोले, बहुत जल्द उनका अपने असली अस्तित्व से सामान होगा। धरती पर लड़ाई लड़ने से पहले उन्हें बहुत सी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़नी होंगी। कितने ही लोग वर्षों से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। अब उनको अपने इंतजार का फल मिलेगा। ऋषि महर्षि बोले, ईश्वर उन्हें आगे की लड़ाई लड़ने की शक्ति प्रदान करे। फिर दोनों अपनी पूजा करने लगे। कॉलेज। ऋषि, कियान, शेखर, सिया और चाहत अपनी क्लास खत्म होने पर उदास मन से कैंटीन में बैठे थे। वह सब कैरवी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। कुछ ही दिन में कैरवी उन सब की जान बन गई। ऋषि अपना सिर टेबल पर रख बोला, यार एंगल के कॉलेज नहीं आने पर सब कितना खाली खाली लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं भागकर उसके पास चला जाऊं। चाहता उदास होकर बोली, तुम सही बोल रहे हो एंगल हमसे कुछ दिन पहले मिली है और उसके गए 2 दिन हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वह हमसे सालों से दूर है। ऋषि, उसके बिना सब खाली और बेरंग लग रहा है। फिर वह कियान से बोला, कियान तुम तो जानते होगे एंगल कहाँ है, चलो ना उससे मिलकर आते हैं। तभी वहां कृतिका, वीर और अर्पित आए। ऋषि की बात सुन अर्पित बोला, हम चाह कर भी प्रिंसेस के पास नहीं जा सकते हैं। वह हमसे बहुत दूर गई है, हमें उसके आने का इंतजार करना होगा। अर्पित की बात सुन सबके चेहरे पर और ज्यादा उदासी आ गया। वही दूसरी तरफ अरुण अपने फोन देखते हुए डीन ऑफिस से बाहर निकल कैंटीन की ओर जाने लगा। अचानक सामने से आ रही लड़की से टकरा गया। वह लड़की गिरता उससे पहले अरुण उसको कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया। वही गिरने के डर से वह लड़की अपनी आंखें बंद कर अरुण के शर्ट को कस के पकड़ ली। अरुण खोए हुए अंदाज में उस लड़की के मासूम और डरे हुए चेहरे को निहारे लगा। आज पहली बार किसी लड़की को देख उसके दिल में हलचल हुआ। जब उस लड़की को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो वह अपनी आंखें खोल सामने देखी, तो बस अरुण के हैंडसम फेस को देखते ही रह गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबने लगे, दुनिया जहां से बेखर। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुन दोनों एक दूसरे से अगल हो इधर उधर देखने लगे। वह लड़की नीचे गिरे फाइल को उठा अपनी प्यारी आवाज में अरुण से बोली, सॉरी एंड थैंक यू मुझे बचाने के लिए। उस लड़की की प्यारी आवाज सुन अरुण उसको देखता ही रह रहा। वह लड़की दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी काली आंखें और गालों पर पड़ता डिंपल उसको सबसे खास बना रहा था। वह इस वक्त एक लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी। अरुण उस लड़की को देख रहा था, तभी उसका फोन बजा। वह अपना सिर हाँ में हिला कॉल रिसीव कर आगे बढ़ गया। वही उस लड़की को अरुण का बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन वह सब कुछ इग्नोर कर डीन के ऑफिस में चली गई। अरुण कैंटीन में आकर वीर और अर्पित से बोला, चलो निकलते हैं। तो वह दोनों सबको बाय बोला अरुण के साथ कॉलेज से निकल गए। आर्यन और विक्रम जेड के ऑफिस में नहीं आने के कारण रजावत इंडस्ट्री अर्पित और अरुण संभाल रहे थे। उनकी रेहान और कबीर कर देते। वही राठौर इंडस्ट्री वीर, कार्तिक और अरविंद जी मिलकर संभाल रहे थे। उनके भी अभिषेक जी और प्रतीक्ष के बिना काम करने में परेशानी हो रहा था, लेकिन सब मिलकर संभाल रहे थे। कल की जंगल। कैरवी, कुलू और बुलू में अब तक काफी अच्छी दोस्ती हो गया था। कैरवी को काफी कुछ इस जंगल के बारे में पता चल चुका था। पहले कैरवी को लग रहा था इस जंगल में सिर्फ दानव और राक्षस रहते हैं, लेकिन उसको अब पता चला इस जंगल के कई तरह के जीव रहते हैं जिनका धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है।
कुल्लू और बुल्लू को कैरवी इंसानी दुनिया के बारे में काफी कुछ बताई, साथ में टोटो के हेल्प से कुछ पिक्चर और वीडियो भी दिखाई। तीनों एक साथ काफी ज्यादा खुश थे। बुल्लू कैरवी से बोला, परी चलो हम तुम्हें अपने घर लेकर चलते हैं। कैरवी कंफ्यूजन से बोली, आप लोग का यहाँ घर भी है? कुल्लू, तो आपको क्या लगता है? हम ऐसे भी जंगल में रहते हैं, हमारा बहुत सुंदर कबीला है जहाँ हमारा परिवार रहता है। थोड़ी देर बाद कैरवी बुल्लू और कुल्लू से साथ जंगल के दूसरी तरफ खड़ी थी और उस जगह को देख कैरवी के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उनको ऐसा लगा जैसे वह इस जंगल में न होकर किसी और दुनिया में आ गई हो। उनके सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। बुल्लू की आवाज लगाने पर उसको होश आया। बुल्लू खुश होकर बोला, परी आपको हमारा कबीला कैसा लगा? ये हमारी दुनिया और कल की जंगल की सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ हम हमारे परिवार और साथियों के साथ रहते हैं। कैरवी के सामने पहाड़, जंगल और झरने के बीच बना एक खूबसूरत हरा भरा कबीला था। उस कबीले के चारों तरफ खूबसूरत फूल और पौधे लगा था। वहाँ के कुछ घर पत्थर के तो कुछ लकड़ी और मिट्टी के बने थे। कुछ बड़े बड़े पेड़ों पर ट्री हाउस बना था। वहाँ का नजारा किसी जन्नत के जैसा था। सबसे खास वहाँ के चलने और बोलने वाले पेड़, बोलने वाले जानवर के साथ कई तरह के मानवपशु जो एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। उन सब में दोस्ती और भाईचारा था। सबको एक साथ इतना खुश देख कैरवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। बुल्लू सबको आवाज लगते हुए बोला, देखो देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, हमारे घर में एक नई मेहनत आई है। बुल्लू के चिल्लने और सब उसके पास आ गए। वही एक बूढ़ा चलने वाला पैद बुल्लू से बोला, तुम किसे लेकर आए हो? उस पैद के बोलने पर बुल्लू बोला, बाबा मैं अभी आप लोग को अपनी नई दोस्त से मिलवाता हूँ। बोल कैरवी के सामने से हट गए। वही एक इंसान को अपने सामने देख सबके भाव बदल गया। किसी के चेहरे पर हैरानी तो किसी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गया। तभी एक सिंह मानवपशु जो मानवपशु के राजा थे वह बुल्लू से बोला, वट राजकुमार यह कौन है और हमारे कबीले में क्या कर रही है? सिंह मानवपशु की बात सुन बुल्लू सबको कैरवी के बारे में बताया दिया। कैरवी उन दोनों को यही बताई कि वह इस जंगल में फंस गई है। बुल्लू के बोलने पर सब कैरवी के हेल्प के लिए तैयार हो गए। अभी आगे कोई कुछ बोलता उससे पहले उन सबको अजीब आवाज सुनाई देने लगा, जिससे सुन वहां मौजूद सभी जीव के साथ वट के चेहरे पर डर के भाव आ गया, जो कैरवी भी देख सकती थी। सिंह मानवपशु सबसे बोले, सब अपने घर में जाओ और अपने बच्चों को भी ले जाओ, वो लोग आ रहे हैं। उसकी बात सुन सब वहां से भागने लगे। वट राजा कैरवी से बोले, आप हमारे साथ चलिए, अगर उसकी नजर आप पर पड़ी तो वह आपको मार देंगे। उनकी बात समझ कैरवी उसके साथ जाकर एक बड़े से पेड़ पर बने ट्री हाउस के अंदर छुपकर नीचे की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कबीले में 3 भयानक दिखने वाले राक्षस आए। वह तीनों देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगते। वह अपनी चारों तरफ देख जोर जोर से दहाड़ने लगे। उनकी आवाज से पूरा कबीला कौंप उठा। सारे जीव डर के मारे अपने अपने घर में बंद हो गए। वह तीनों अभी चिल्ला रहे थे, तभी उनका ध्यान 2 छोटे मानवपशु के बच्चे पर गया। उनको देख तीनों राक्षसों के आंखों में चमक और चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। एक राक्षस अपना हाथ लंबा कर उन दोनों को अपने सामने लाकर पटक दिया। अपने सामने भयानक राक्षस को देख दोनों बच्चे डर से रोने लगे। वही वह तीनों हंसने लगे। ये सब देख कैरवी की आंखों में खून उतर आया, उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी पकड़ अपनी तलवार पर कस गई। एक राक्षस अपने लंबे हाथों से एक बच्चे को पकड़ जैसे ही खाने को हुआ, अचानक उसके हाथ शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरा। इसी के साथ उस राक्षस की दर्द भरी आवाज वहां गूंज उठा। तो आगे क्या होगा? क्या कैरवी उन रक्षाओं से जीत पाएगी? कैरवी कैसे निकलेगी उस जंगल से? क्या होगा आगे? स्माइलिंग फेस चैप्टर 42 कल की वन का इतिहास, आने वाला संकट। अब आते हैं कहानी पर। अपने सामने 3 खतरनाक राक्षसों को देख दोनों बच्चे डर और नीचे गिरने के दर्द से जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज कबीले के लोग भी सुन रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। वही उनको रोता देख तीनों राक्षस खतरनाक तरीके से हंसने लगा। उनके हंसने की आवाज वहां के वादियों में गूंजने लगा। पहला राक्षस अपने साथियों से बोला, आज कितने दिनों बाद हमें इन बच्चों का ताजा और मीठा मांस खाने को मिलेगा। दूसरा राक्षस बोला, तुम सही बोल रहे हो, जब ये दोनों मानवपशु के बच्चे देखने में इतने टेस्टी है तो खाने में कैसे होंगे। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, चलो शुरू करते हैं। दूसरे राक्षस की बात सुन पहला राक्षस अपने लंबे हाथ से एक बच्चा को ऊपर उठा अपने मुंह पास लाया। वही वह बच्चा अपना हाथ पैर मार रोते हुए चिल्लाने लगा। वह राक्षस बच्चे से बोला, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, हम तुम्हें तुरंत खा लेंगे। बोल हंसने लगा।
राक्षस अपना मुंह खोल जैसे ही उस बच्चे को खाने को हुआ, अचानक उसका हाथ उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरा। इसी के साथ उस राक्षस की भयानक दर्दनाक चीख वहां गूंज गई। अपने साथी की आवाज सुन बाकी के दो राक्षस हैरानी से अपने साथी को देखने लगे, लेकिन जैसे ही दोनों सामने खड़ी छोटी लड़की को देख उनके हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कीर्ति अपनी लाल आंखों से उनको घूरते हाथ में तलवार लिए इस वक्त मां चंडी का अवतार लग रही थी। कैरवी का ये रूप देख तीनों राक्षस उससे 4 कदम पीछे हट गए। कैरवी उन दोनों बच्चों को उठाकर अपने पीछे खड़े कुल्लू और बुलू को देकर अपने सामने दिखने लगी। कुल्लू और बुलू दोनों बच्चे को अपने पतियों और तने में अच्छे से छिपा लिए। अपने सामने इंसानी लड़की को देख दूसरा राक्षस अपनी खतरनाक आवाज में बोला, हम कौन, तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को चोट पहुंचने की। कैरवी गुस्से में अपनी लाल आंखों से तीनों को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए उन बच्चों को चोट पहुंचने की। लगता है तुम लोग को आपकी जान से कोई लगाव नहीं है। कैरवी की बात सुन तीनों राक्षस गुस्से में पागल होने लगे। जिस राक्षस का हाथ कटा था वह कैरवी से बोला, तुम जो कोई हो यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर अपने दोनों साथियों से बोला, हमसे कभी कोई इंसान का शिकार नहीं किया है, चलो आज इंसान का शिकार करते हैं। इस बात कर उसके दोनों साथी हंसने लगे। फिर अचानक तीनों एक साथ कैरवी पर हमला कर दिए। कैरवी भी अपनी तलवार से उन पर हमला कर दी। थोड़ी देर बाद दो राक्षस का सिर उनके शरीर से अलग हो होकर जमीन पर गिरा, जिसे देख तीसरे राक्षस के आंखों में खौफ दिखने लगा। वह वहां से तुरंत भाग गया। उस राक्षस के भागते ही वहां पड़े दोनों राक्षसों का शरीर काला धुआं बनकर उड़ गया। उन राक्षसों में जाने के बाद कुल्लू और बुलू दोनों बच्चे को नीचे उतारे। बच्चे अभी भी काफी डरे थे। कैरवी उन दोनों को अपने गले लगा अपनी प्यारी आवाज में बोली, बच्चा अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप सुरक्षित है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। थोड़ी देर बाद उनके पास कबीले के बाकी लोग आ गए। एक औरत दौड़ते हुए वहां आई और उन दोनों बच्चों को अपने गले लगा रोने लगी। वह रोते हुए बोली, मेरे बच्चे, अपनी माँ को माफ कर दो, हम आपको बच्चा नहीं दे पाए। अगर हमारा आप पर ध्यान होता तो आपकी यह हालत नहीं होती। फिर वह औरत उनसे अलग हो कैरवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए हम आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। उस औरत की बात सुन कैरवी उनके हाथ पर अपने हाथ रख शांत आवाज में बोली, हमने जो किया वह हमारा फर्ज था, इनमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिए। फिर बच्चों को देख बोली, अब आप इन बच्चों को घर लेकर जाए, दोनों काफी ज्यादा डरे हैं, इनको आराम की जरूरत है। कैरवी की बात सुन वह औरत अपने बच्चे को लेकर वहां से चले गए। उस औरत के जाने के बाद सिंहराज के इशारा करने पर बाकी लोग भी चले गए। अब वहां सिंहराज, वटराज, कैरवी, कुल्लू और बुलू बचे। उनके जाने के बाद सिंहराज कैरवी से परेशानी भरे लहजे में बोली, ये आपने क्या किया, अब उनको आपके यहाँ होने का पता चल गया है, अब वह आपको छोड़ेगी नहीं। कैरवी कंफ्यूजन से बोली, किनको हमारे यहाँ होने का पता चल गया है और यह राक्षस कौन थे, आप इन लोग से इतना डर क्यों रहे थे। कैरवी के सवाल पूछने पर सिंहराज और वटराज एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ बोलते उससे पहले उनको एक अजीब आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुन सब उस दिशा में देखने लगे। वह आवाज उस झरने के पीछे से आया था। उस जगह पर सबका जाना मना था, वहां सिर्फ वटराज और दूसरा सिंहराज ही जाते थे। कैरवी आवाज आने वाली दिशा की ओर देखते हुए बोली, यह आवाज कैसी थी। वटराज कैरवी से अपनी गंभीर आवाज में बोले, उस आवाज के बारे में जानने से पहले आपको इस कल्कि वन के बारे में जानना होगा, आप लोग हमारे साथ चाहिए। वटराज के साथ कैरवी, कुल्लू, बुलू और सिंहराज एक पत्थर से बने घर में आए। सब आकर वहां बैठे गए। वटराज कैरवी को देखकर बोलना शुरू किए, ये कहानी आज से हजारों वर्ष पहले की है। उस वक्त कल की जंगल नहीं कल की वन हुआ करता था, जहां दूर दूर तक अंधेरा या काली शक्तियों का नामो निशान नहीं है। उस समय इन वन की सुंदरता अद्वितीय थी। सूरज चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरती, हर तरह हरियाली थी। यहाँ जीव, दानव, आदि मनुष्य, मानवपशु, वट समुदाय और कितने तरह की प्रजातियां खुशी खुशी रहती थी। और इन सब के राजा महाराज महेंद्र थे। वह सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते। उनके लिए कल की राज्य उनकी दुनिया थी। महाराज महेंद्र के राज्य में चारों तरफ सिर्फ खुशियां था। वह एक दयालु और अच्छे स्वभाव के इंसान थे। सारे जीव एक साथ रहते हैं। वह हर तरह के जीव का दिल से अपने राज्य में स्वागत करते। वह अपने प्रजा के खुशियां में हमेशा अपनी खुशियां ढूंढ देते। उनको आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं हुआ। एक दिन कल्कि वन के राज्य ज्योतिषी महाराज महेंद्र से मिलने आए।
उनके आंखों में परेशानी के साथ डर के भाव थे। कई सालों बाद राज्य ज्योतिषी को महल में देख महेंद्र के भाव भी बदल गया, लेकिन फिर भी वह उनका स्वागत अच्छे से किए। महेंद्र बोले, राज्य ज्योतिषी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? ज्योतिषी महेंद्र से बोले, महाराज, परेशानी वाली बात है, कल की वन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उससे बचाना लगभग हमारा मुश्किल होने वाला है। संकट की बात सुन महाराज भी परेशान हो गए। वह बोले, कैसा संकट आने वाला है हमारे राज्य पर? राज्य ज्योतिषी बोले, इस बारे में हमें भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इतना पता है खतरा काफी बड़ा है और अगर एक बार वह यहाँ आ गया तो कल की वन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। महाराज, हम ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे। फिर उनसे बोले, आपके पास उस खतरे को पहचाने और उससे बचने का कोई उपाय है? महाराज की बात सुन राज्य ज्योतिषी उनको एक अंगूठी देते हुए बोले, जब वह खतरा आपके सामने आएगा तो इस अंगूठी से रोशनी निकलेगा। याद रहे, आपको उस खतरे को किसी ही हाल में रोकना होगा, नहीं तो कल के हजारों वर्षों तक अंधेरे में गुम हो जाएगा। यहाँ से प्रेम, मानवता और शांति का खात्मा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ काली शक्तियों का वास होगा। फिर वह महाराज को कुछ बातें समझकर महल से निकल गए। महाराज महल और कल्कि वन की सुरक्षा बढ़ा दिए। वही कल्कि वन के दूसरी छोर पर एक आदमी पूरे सारे वस्त्र धारण किए एक काली नदी के बीच ध्यान से बैठा था। उसके आसपास कई काली शक्तियां घूम रही थी। यह आदमी सालों से तप कर रहा था, इसके पास असीम काली शक्तियां थी। तो कौन है यह आदमी? क्या करेगी कैरवी कल्कि के इतिहास को जानकर? क्या कैरवी कविल को बचा पाएगी? चैप्टर 43 राक्षसों का प्रकोप, पवित्र दिव्या ज्योति। अब आते हैं कहानी पर। कल्कि वन। दूसरी तरह कल्कि वन खुशियों से कोसों दूर अंधेरी जंगल, वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काली शक्तियों का वास था। उसी जंगल के बीच बने एक काले तालाब के बीचों बीच एक आदमी अपने ध्यान में बैठा था। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे। उसके आसपास कुछ काली परछाई घूम रही थी। सालों बाद अचानक उस तालाब में पानी में हलचल होने लगा, जिससे उस आदमी की आंखें खुल गई। उस आदमी के सामने एक लंबी काली परछाई आया। उस काली परछाई को अपने सामने देख वह आदमी खुश होकर अपना सिर झुका, उसे प्रणाम किया। वह काली परछाई अपनी भारी आवाज में उस आदमी से बोला, साकन्या, हम तुमसे खुश हुए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सालों बाद हमें बुलाने का क्या कारण है? साकन्या उस परछाई से बोला, कालदेव, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस बनाना चाहता हूँ। मेरे पास असीम काली शक्तियाँ हैं, फिर भी मुझे कुछ खाली सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इस दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। मेरी आपसे अनुरोध है, कृपया आप मुझे आगे का मार्ग दिखाए। कालदेव, साकन्या, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसमें कोई शक नहीं है। तुम एक शक्तिशाली राक्षस हो, लेकिन ये भी सच है, हमारी दुनिया में तुमसे शक्तिशाली कुछ और भी है। इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे पाने के बाद तुम्हारे कदमों में शैतान और भगवान दोनों झुकेंगे। कालदेव की बात सुन साकन्या की आंखों में शैतानी चमक आ गया। बोला, वह कौन सी चीज है जिसे पाने के बाद सबसे शक्तिशाली बन सकता हूँ, और वह कहाँ मिलेगा? कालदेव, यहाँ से मिलो दूर एक कल्कि वन है, वहाँ पर कई तरह के जीव, दानव और प्रजातियां रखते हैं जिनके अंदर अच्छाई और इंसानियत है। वह जगह सकारात्मक शक्तियों का स्रोत है। उसी जगह पर एक दिव्या ज्योति है जिसमें असीम पवित्र शक्तियां है। उस ज्योति को कोई भी छू सकता है, क्योंकि उस वन में इंसान और दानव दोनों रहते हैं। अगर तुम उस दिव्या ज्योति गई तो वहां से तुम असीम शक्तियां पा सकते हो। कालदेव की पूरी बात सुन साकन्या की आंखों में खतरनाक चमक आ गया। वह खतरनाक तरीके से बोला, मैं जल्द ही उस दिव्या ज्योति को खुद में समाहित कर इस संसार का सबसे शक्तिशाली राक्षस बनूंगा। आप हमें आशीर्वाद दे। कालदेव, तुम अपने कार्य में विजय हो, लेकिन याद रहे, तुम्हें आने वाले हजार वर्ष से पहले उस दिव्या ज्योति को ढूंढना होगा, नहीं तो उसकी असली वारिस आएगी और उसके हाथों तुम्हारा अंत होना होगा। बोल वह परछाई चला गया। कालदेव की बात सुन साकन्या हंसते हुए बोला, इस सांसम में कोई नहीं जो साकन्या को मार सके। मैं उस ज्योति को पाकर इस संसार का सबसे शक्तिशाली राक्षस बनूंगा। बोल वह एक साधु का रूप धारण कर कल्कि वन की ओर निकल गया। उसके साथ उसकी काली सेना भी चलने लगी। वही दूसरी तरफ कल्कि वन में आज सुबह से मौसम काफी ज्यादा खराब था। आज से पहले यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ भयंकर होने वाला हो। कल्कि वन के महाराज महेंद्र, जिनके पास दानवी और मानवपशु दोनों की शक्तियां थी, वह अपने कमरे के खिड़की पर खड़े सामने बदलते मौसम को देख ही रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर नॉक कर एक सैनिक अंदर आ सिर झुका बोला, महाराज, कोई आपसे मिलना चाहते हैं, वह योजवन से आए हैं। योजवन का नाम सुन महाराज उस सैनिक के पास आकर बोले, उनको आदर पूर्वक यहाँ लाया जाए। महाराज के आदेश मिलने पर वह सैनिक वहां से निकल गया।
थोड़ी देर बाद वहां एक सफेद कपड़े पहने इस वन के राज्य गुरु आए। उनके चेहरे पर परेशानी वाले भाव थे। उनको आता देख महाराज उनको प्रणाम कर बैठने को बोलने, फिर खुद भी उनके साथ बैठकर बोलने, राज्य गुरु आप इतने परेशान क्यों हैं? और यहाँ ऐसे अचानक आने के कारण क्या है? राज्य पंडित, परेशानी वाली बात है, हम यहाँ राज्य ज्योतिषीय का संदेश लेकर आए हैं। हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट का नाम सुन महाराज परेशान होकर बोले, कैसा संकट आने वाला है? राज्य पंडित अपने हाथ में लिए एक पत्र महाराज को दे दिया। महाराज उस पत्र को खोल पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, महाराज आपको हमारा प्रणाम। आपको पता चल गया होगा कल की वन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उनके पास काली शक्तियां होंगी। अगर आप राज्य को उनसे बचा नहीं पाए, आगे चलकर कल की वन की प्रजातियों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। इसलिए वन में किसी की नए इंसान को आने नहीं दिया जाए। उस पत्र को पढ़ महाराज परेशान हो गए। थोड़ी देर राज्य पंडित कर वह अपने दरबार की ओर बढ़ गए। वहां पहले से सारे मंत्री आए थे। महाराज अपने दरबार में आकर सबसे बोले, वन की सुरक्षा बढ़ा दिया जाए। कोई अनजान इंसान हमारे राज्य के अंदर नहीं आना चाहिए। हम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। महाराज की बात सुन वहां खड़े सारे लोग डर गए। कोई कुछ करता उससे पहले वहां 10 काले कपड़े पहने खतरनाक राक्षस आ गए। वह सब लोगों को मारने लगे, साथ ही हंसने लगे। उन सब के बीच से आगे आकर साकन्या बोला, महाराज अब सुरक्षा बढ़ाने से क्या होगा? संकट तो आपके घर आ गया। बोल हंसने लगा। महाराज साकन्या की बात सुन गुस्से में अपने सैनिकों से बोले, इन सबको बंदी बना लिया जाए। अपनी राजा की बात सुन सैनिक उसको पकड़ने लगे, लेकिन वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सबको मारने लगा। थोड़ी देर बाद वहां लड़ाई शुरू हो गया। चारों तरह राक्षसों का प्रकोप छा गया। वह अपने असली रूप में आकर मासूमों को मारने लगे। साकन्या की काली सेना वन के पशुओं और जीवों को मरने लगे। लोग डर कर भागने लगे। अपनी प्रजा को बेरहमी से मरता देख महाराज महेंद्र समझ गए ये सब मायावी राक्षस है। उनकी आंखों में आंसू आ गया। कुछ देर में पूरे कल्कि वन पर साकन्या का राज हो गया। चारों तरह काली शक्तियां फैल गई। जिस कल्कि वन में कुछ देर पहले चारों तरफ खुशियां था, वही इस वक्त अंधेरा और खौफ छा गया। सूर्य की रोशनी आना बंद हो गया। हवाओं में बदलाव आने लगा। कल्कि में रहने वाले दीवान और मानवपशु को साकन्या अपने कैद में ले लिया। वन के दीवान को अपने कैद में लेकर उनकी दानवी शक्तियों को जगाने लगा। धीरे धीरे कल्कि वन की सकारात्मक शक्तियां को साकन्या अपने अंदर लेने लगा और कल्कि वन वीरान होकर कल्कि जंगल बन गया। इस जंगल में काली शक्तियां और राक्षसों का राज्य चलने लगा। समय बीतने लगा, लेकिन साकन्या के लाख कोशिश करने के बाद भी वह उस दिव्या ज्योति को पा नहीं सका। आज भी उसको उसकी तलाश है। ये सब बताते हुए वटराज और सिंहराज की आंखों में आंसू आ गया। कैरवी, कुल्लू और बुलू की आंखों में भी आंसू आ गया। सारी बात सुन कैरवी बोली, क्या महाराज महेंद्र की मौत हो गई? वटराज, नहीं, साकन्या उनको अपने कैद में रखा है। वह आज तक उस दिव्या ज्योति को ढूंढ रहा है जो उसे अभी तक नहीं मिला है। उसको लगता है महाराज को उसको बारे में पता है, लेकिन वह बता नहीं रहे हैं। इसलिए वह 1000 वर्षों से उनको अपने कैद में की उनके सामने उसकी जान से प्यारी प्रजा को मार रहा है। ये सब देख महाराज अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। हमें उनके आने का इंतजार है जिनके बारे में राज्य पंडित ने बताया था। किसका इंतजार? वटराज और सिंह राज्य को है। क्या साकन्या की दिव्या ज्योति मिलेगा? चैप्टर 44 अभव्या का ज्ञान, वन जाना, आश्रम पर हमला। चलिए अब आते हैं कहानी पर। कल्कि वन और उनके दर्द को जान कैरवी के आंखों में आंसू आ गया। इसी के साथ कुल्लू और बुलू की आंखें भी नम हो गई। उन दोनों को ये पता था इस वन पर राक्षसों का राज्य है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसका पता उन दोनों को नहीं था। कैरवी अपने आंखों के नमी साफ कर सिंह और वनराज से बोली, उन राक्षसों को खत्म कर इस वन को आजाद करवाने का कोई रास्ता तो होगा। कैरवी की बात सुन सिंहराज और वटराज एक दूसरे को देखने लगे। उनको राज्य गुरु और अपने पूर्वजों की बातें याद आने लगी। वहां कोई कुछ बोलता उससे पहले सफेद वस्त्र पहने एक आदमी उस कुटिया में आए। उनको देख बुलू, कुल्लू, वटराज और सिंहराज अपना सिर झुका हाथ जोड़ प्रणाम किए। कैरवी भी सबके साथ उनको प्रणाम कर उनको ध्यान से देखने लगी। उस आदमी के चेहरे पर आते तेज को देख कीर्ति समझ गई, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। सिंहराज उस आदमी से बोले, राज्य गुरु, आप यहाँ, अगर आपको हमसे कुछ काम था तो हमें बुला लेते। सिंहराज की बात सुन राज्य गुरु मुस्कुराते हुए कैरवी को देखने लगे। अचानक उनके आंखों में हैरानी के साथ होठों पर गहरी मुस्कान आया। कैरवी को समझ नहीं आया राज्य गुरु उसको देख मुस्कुरा क्यों रहे हैं, लेकिन कारण समझ नहीं पाए। वह कंफ्यूजन से उनको देखने लगी।
राज्य गुरु अपनी शांत आवाज में बोले, हजारों वर्ष बाद हमारे घर में फरिश्ते का आगमन हुआ है, तो उनके स्वागत के लिए हम कैसे नहीं आते। आज हमारे हजारों वर्षों के इंतजार सफल हुआ। फिर कैरवी से बोले, आपका सफर कैसा रहा? हमें आपका इंतजार था। राज्य गुरु की बातें किसी को समझ नहीं आई। कैरवी उनसे कंफ्यूजन से बोले, हमारा सफर अच्छा रहा, लेकिन हमें आपकी बातें समझ नहीं आई, आपको हमारा इंतजार क्यों था? कैरवी के सवाल को सुन राज्य गुरु हल्की मुस्कान लिए बोले, आपका इंतजार सिर्फ हमें ही नहीं, समस्त मानव और जीव जाति को था। आपके सवालों का जवाब जल्द ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। कैरवी को सब कुछ जानना था, इसलिए वह मान गई। थोड़ी देर बाद कैरवी राज्य गुरु के साथ पहाड़ी के पीछे बने झरने के पास आई। वहां महादेव का एक बहुत खूबसूरत मंदिर बना था। कैरवी गुरु जेड के साथ उस मंदिर में पूजा कर महादेव की आरती करने लगी। कैरवी की आवाज वहां के वादियों में गूंजने लगा। आरती खत्म होने के बाद गुरु कैरवी से बोले, यहाँ से ज्ञान वन शुरू होता है, इसके आगे आपको अकेले जाना होना। कैरवी उनकी बात समझा में सिर हिला, उनका आशीर्वाद लेकर आगे उस झरने के नजदीक जाने लगी। उस झरने को पार कर कैरवी एक नई जगह पर आ गई। उस जगह को देख कीर्ति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। ये जगह कल की वन से बिल्कुल उल्टा था। यहाँ चारों तरफ हरियाली और पशु पक्षी चारों तरफ घूम रहे थे। कैरवी वहां की सुंदरता में खोसी गई। तभी उसके पास एक छोटा खरगोश आया। उस खरगोश को देख कैरवी उसके सामने घुटने के बल बैठ, जैसे ही उसको छूने को हुई, वह खरगोश आगे भागने लगा। कैरवी भी उसके पीछे खिलखिलाते हुए भागने लगी। वह थोड़ी दूर ही आई थी। अचानक कैरवी एक आदमी की शांत मगर मीठी आवाज सुनाई दी। वह आदमी बोला, आपने बहुत इंतजार करवाया। इस आवाज को सुन कैरवी सामने देखने लगी, जहां एक संत नीले कपड़े पहने आंखें बंद किए अपने ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। आश्रम। आज महायज्ञ को शुरू हुए 4 दिन हो गया था। इस वक्त पूरे आश्रम में प्रेरित जेड के मंत्रों की आवाज और हवन कुंड की अग्नि वहां के वातावरण को शुद्ध के साथ चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली रही थी, जो वहां के वादियों को खुशनुमा बना रही थी। वही आर्यन, प्रतीक्ष, अभिषेक और विक्रम के चारों तरफ लाल और सफेद रोशनी का घेरा बनाए था। उनके चेहरे पर तेज के साथ उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। दूसरी तरफ आश्रम के चारों तरफ ड्रैगन कमांडो, विक्रम को माफिया वर्ल्ड में ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, और ईगल ब्लैक कमांडो ईगल के नाम से प्रतीक्ष को जाना जाता है, के गार्ड्स अपने हाथ में हथियार लिए खड़े थे। हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जी आश्रम के सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे थे। महागुरु के कहे अनुसार वह दोनों सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे। जब से महायज्ञ शुरू हुआ था, तब से यज्ञ रोकने के लिए 2 बार दानवों का आश्रम पर हमला हो गया था। महागुरु अपनी शक्तियों का उपयोग कर आश्रम की सुरक्षा कवच को मजबूत बना दिए, जिसके कारण कोई भी काली या दानवी शक्तियां अंदर नहीं आ सकती थी। चंद्रकांत जी और हर्षवर्धन जी चारों तरफ घूमकर ध्यान रख रहे थे। उनके चेहरे पर काफी ज्यादा गंभीर भाव थे। दरअसल एक दिन पहले आश्रम पर हमला हुआ था। वो लोग खुद अंदर नहीं आ सकते थे, इसलिए दानव अक्ष अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर कुछ इंसान को अपने वश में कर आश्रम पर हमला करवा दिया। अक्ष किसी की कीमत पर महायज्ञ को रोकना चाहता था। आश्रम पर हमला होने पर ईगल और ड्रैगन कमांडो उनको खत्म कर दिए। कॉलेज फर्स्ट ईयर का क्लास। कियान, ऋषि, शेखर, चाहत और सिया अपने क्लास में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका क्लास खत्म हुआ। प्रोफेसर के जाते ही चाहत और ऋषि अपना सिर बेंच पर रख दिए। लगातार 4 क्लास कर उनका हालत खराब हो गया था। ऋषि अपनी थकी आवाज में बोली, मैंने सुना था कॉलेज में मस्ती होता है, इसलिए मैंने प्लान किया वहां जाकर खूब मस्ती करूंगा, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। चाहत, यू आर राइट ब्रो। पता नहीं कौन बेवकूफ बोलता है कॉलेज में मस्ती होता है। मुझे वह मिल जाए तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। फिर चीरकर बोली, किस महापुरुष ने कॉलेज का निर्माण किया है, एक बार मिल जाए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर रोनी आवाज में बोली, इन टीचर्स को भी हम जैसे मासूम बच्चों पर थोड़ा भी तसर नहीं आता क्या? पढ़ाई के नाम पर कितना टॉर्चर करते हैं। कियान, शेखर और सिया अपना सिर हिला दिए। इनका ये डेली का था। कॉलेज खत्म होने के बाद ऐसा ही करते थे। सिया अपना बैग पैक कर सबसे बोली, लंच टाइम हो गया है, चलो कैंटीन में चलते हैं। ऋषि अपनी जगह से उठते हुए बोला, हाँ चलो चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पढ़ाई कर मैं बहुत थक गया। ऋषि की सुन सब हंसते हुए क्लास से निकल गए। कैंटीन में वीर, अरुण और अर्पित पहले से बैठे बात कर रहे थे। उनके चेहरे के भाव काफी सीरियस था। थोड़ी देर बाद उनके पास आकार, कियान और उसके दोस्त बैठ गए। वह सब अभी बात करते उससे पहले उसको किसी लड़की के चिल्लाने और थप्पड़ मारने की आवाज आई। यह आवाज किस लड़की की थी?
क्या कैरवी कल्कि वन को साकिन्या से आजाद करवा पाएगी? ज्ञान वन में कौन था वह दिव्य आदमी? क्या कैरवी के ऊपर आएगा कोई नया खतरा? स्माइलिंग फेस। चैप्टर 45 देवदूत से मिलना, दिव्या जॉयती की शक्तियां। चलिए अब आते हैं कहानी पर। कल्कि वन। कैरवी उस खरगोश के पीछे हंसते हुए भाग रही थी। अचानक वहां के शांत माहौल में किसी इंसान की आवाज सुन कीर्ति सतर्क होकर अपनी पकड़ तलवार पर कस ली, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपने से थोड़ी दूर पर बैठे एक संत महात्मा पर गया, उस महात्मा को देख कैरवी खुद ब खुद शांत हो गई। पल भर में उसका अशांत मन पानी के भांति शांत हो गया। उस महात्मा से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को कैरवी महसूस कर रही थी। अपने सामने बैठे महात्मा को देख कैरवी समझ गई, यह कोई साधारण ऋषि नहीं है। कैरवी अपने दोनों हाथ जोड़ सिर झुका उनसे बोली, आपका ध्यान भंग करने के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम रास्ता भटक कर गलती से यहाँ आ गए। कैरवी की प्यारी आवाज सुन महात्मा अपनी आंखें खोल कैरवी को देखने लगे। कैरवी के चेहरे का तेग और उसके अंदर से आती दिव्य आभा को महसूस कर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह अपनी शांत आवाज में बोले, आप माफी क्यों मांग रही है? आपके यहाँ आने से हमारा ध्यान भंग नहीं, बल्कि हमारा वर्षों का इंतजार सफल हुआ। हम आपकी प्रतीक्षा हजारों वर्ष से कर है। कैरवी को उनकी बात समझ नहीं आई। वह सवालिया नजरों से उनको देखने लगी। कैरवी के सवालों को समझ महात्मा बोले, हमारा नाम देवेंद्र है। हम एक देवदूत है, जिसे धरती पर पवित्र दिव्या ज्योति की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। देवेंद्र की बात कैरवी सब समझ गई। वह बोली, इतना इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन आपको हमारा इंतजार क्यों था? देवेंद्र बोले, जो विधि का लिखा है वह होकर रहेगा। अब तक आपको पता गया होगा, आप शिव शक्ति के अंश है। असुरों के खत्मा के लिए आपका जन्म हुआ है। इस दुनिया में केवल आप है जो दिव्य ज्योति की पवित्र शक्तियों को धारण कर सकती है। आज के दिन के लिए हमने हजारों वर्षों तक इंतजार किया है, अब आप हमारे इंतजार को सफल कर दीजिए। उसके बाद कैरवी देवेंद्र के साथ ज्ञान वन में दूसरे छोर पर बने एक सफेद गुफा ले बाहर आई। उस गुफा से सफेद और नीली रोशनी बाहर निकल रही थी। दोनों गुफा के अंदर आए। अंदर का दृश्य किसी के भी मन को मोह लेने वाला था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरियाली थी। उनके बीच एक खूबसूरत तालाब था, जिसके बीचों बीच दिव्य ज्योति जल रहा था, जिससे निकलकर नीला और सफेद रोशनी चारों तरफ फैल रहा था। देवेंद्र कैरवी से बोले, आप दिव्य ज्योति के नजदीक जाए, वह आपकी आत्मा को पहचान लेगा। उनकी बात सुन कैरवी आगे बढ़ने लगी। कैरवी के चलने के साथ नदी में रास्ता बनने लगा। वह उस ज्योति के नजदीक आकर खड़ी हो गई। उसको ऐसा लगा जैसे सामने उसका अंश है। कैरवी के पास आते ही उस ज्योति से तेज रोशनी निकलकर कैरवी के शरीर में जाने लगा। कैरवी जमीन से ऊपर हवा में उड़ने लगी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत ही गया। कैरवी और देवेंद्र खुद को उस गुफा के बाहर पाए। उस दिव्य ज्योति की शक्तियां कैरवी में समाहित हो गया। इसी के साथ कैरवी के चेहरे का तेग बढ़ गया। देवेंद्र कैरवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ बोले, हमारा कार्य सफल हुआ, आपको आपका अंश मिल गया। अब आप हमें देवलोक जाने की अनुमति दे। देवेंद्र की बात सुन कैरवी हाँ में सिर हिला। उनको सामने अपने दोनों हाथ जोड़ बोली, धन्यवाद हमारा इंतजार करने के लिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपके कार्य में सफल हो। देवेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगी, ये हमारा और देवताओं का आशीर्वाद है। अब हम चलते हैं। कैरवी उनको देखने लगी। उनके चेहरे पर मुस्कान था। उनके चारों तरफ तेज सफेद रोशनी आया। उस रोशनी के कारण कैरवी की आंखें बंद हो गई। उस रोशनी के साथ देवेंद्र गायब हो गए। कैरवी अपनी आंखें जैसे ही खोली, खुद को झरने के बाहर पाए। वह गहरी सांस लेकर मंदिर की ओर बढ़ गई, जहां पहले से राज्य पंडित उसका इंतजार कर रहे थे। इंटरनेशनल कॉलेज कैंटीन। कियान, शेखर, ऋषि, चाहत और सिया आकर उसी टेबल पर बैठ गए जहां पहले से वीर, अर्पित और अरुण बैठे बात कर रहे थे। चाहत सबको देख वीर से बोली, कृतिका दी कहाँ है? क्या वह आज कॉलेज नहीं आए है? वीर, वह अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने गई है, आती ही होंगी। वीर बोल ही रहा था, अचानक कृतिका उसके पीछे आकर बोली, हम आ गए और ऐसे हमें पता नहीं था आलोक हमारा इंतजार इतनी बेशुरी कर रहे हो। कृतिका को खुश देख वीर चीर कर बोला, खुद को इतना भी इम्पोर्टेंस मत दो। चाहत के पूछने पर मैंने सिर्फ जवाब दिया। इस पर उसका मुंह बन गया। तभी सबका ध्यान कृतिका के पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर गया, जो जब से आई थी तब से आंखें फाड़े सबको देख रही थी। कृतिका सबको उस लड़की से मिलवाते हुए बोली, यह मेरी न्यू फ्रेंड माया है। सब माया को हेलो बोले। माया भी सबको हेलो बोल। फिर माया सबके साथ बैठ गई। माया जब से आई थी तब से कोई उसे अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था।
यह कोई और नहीं अरुण है और माया वही लड़की है जो उससे डीन ऑफिस के बाहर टकराई थी। माया की नजर जैसे ही अरुण पर गई, अचानक उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। माया की नजर जैसे ही अरुण के नजरों से मिली, वह शर्मा कर अपना सिर नीचे कर ली। अरुण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया। सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। तभी उनके किसी के मारने और फिर किसी लड़की के तेज से चिल्लाने की आवाज आई। सबका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, जहां 3 लड़कियां एक लड़की को घेरी खड़ी थी। वही बीच वाली लड़की अपने एक गाल पर हाथ रख रोते हुए अपने सामने खड़ी लड़कियों को देख रही थी। उन तीनों लड़की में से पहली लड़की गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरे कपड़े खराब करने की, तुझे पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है। फिर उस लड़की को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखकर बोली, अगर तुम खुद को बेच भी दोगी फिर भी इस ड्रेस का प्राइस दे नहीं पाओगी। तुम्हारी औकात नहीं तुम काव्या प्रताप सिंह से बात कर सको। पहली लड़की की बात सुन उसके पास खड़ी दूसरी लड़की बोली, काव्या तुम भी क्या बोल रही हो? इस लड़की ने कभी इतनी महंगी ड्रेस देखी भी होंगी। इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ हमारे सोसाइटी में गंदगी फैलाती है। इसकी औकात तुम्हारे आगे पैरों के धूल के बराबर औकात भी नहीं है। दूसरी लड़की, जिसका नाम रीता है, वह बिच खड़ी लड़की के ऊपर वहां रखे कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाना उठाकर फेंक कर बोली, तुम्हारी यही औकात है यू ब्लडी बहन सी। बोल तीनों वहां से निकल गए। उस लड़की के पूरे कपड़े खराब हो गए। ये सब देख कियान और उसके दोस्तों को गुस्सा आने लगा। कृतिका गुस्से में बोली, ये लड़की जब से कॉलेज में आई है तब से दूसरों को परेशान करके रखी है। कृतिका की बात सुन सबको और ज्यादा गुस्सा आने लगा। चाहत का ध्यान अचानक उस लड़की के चेहरे पर गया। वह हैरानी से बोली, दिव्या। कोई कुछ समझता उससे पहले चाहत अपनी जगह से उठ उस लड़की की ओर भागी। दिव्या को मारकर काव्या और उसकी दोनों दोस्त वहां से चली गई। चाहत दिव्या के पास आकर उसको उठकर चेयर पर बिठाई, उसके फेस और कपड़े को साफ कर बोली, दिव्या तुम ठीक हो ना? और ये लड़कियां तुम्हें परेशान क्यों कर रही थी? चाहत बात सुन दिव्या उसको देख बोली, चाहत हम ठीक है, वो हम लंच लेकर जा रहे थे, गलती से हमारी टक्कर काव्या से गई, उसके बाद का तुम जानती हो। अब तक बाकी सब चाहत और दिव्या के पास पहुंच गए थे। कियान दिव्या को देख चाहत से बोला, चाहत क्या तुम इसे जानती हो? तो चाहत हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ ये हमारी एंगल की दोस्त है, एंगल मुझे इससे मिलवाई थी। दिव्या कैरवी के कॉलेज में बनी पहली दोस्त है। दिव्या उनकी एंगल की दोस्त है, ये जाकर सबको खुशी मिला। लेकिन अब उन्हें काव्या और उसके दोस्तों पर गुस्सा आने लगा। दिव्या चाहत से बोली, कैरवी कॉलेज क्यों नहीं आ रही? क्या तुम्हें कुछ पता है? दिव्या के सवाल पर सब उसको देखने लगे। तभी अरुण उसको देख बोला, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, पहले तुम इसे चेंज कर लो फिर बात करेंगे। अरुण कृतिका को बोल दिव्या को रेस्टिंग रूम भेज दिया। दिव्या कृतिका और बाकी लड़कियों के साथ वहां से निकल गई। वहां पहले से लड़कियों का कपड़ा रखा था। तो आगे क्या होगा? कैसे करेगी कैरवी साकन्या का सामना? कैसा रहेगा माया और अरुण का सफर? स्माइलिंग फेस। चैप्टर 46, कैरवी को तिलस्मी तलवार मिलना, रूथ की लिटिल फेरी। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड रेटिंग दे। चलिए आते हैं कहानी पर। कल की 1। दिव्य ज्योति की शक्तियां प्राप्त करने के बाद कैरवी वापस राज्य पंडित के पास महादेव के मंदिर में आ गई। राज्य पंडित कैरवी का इंतजार कर रहे थे। कैरवी जैसे ही मंदिर में आए, पंडित जी उसको देखते रह गए। इस वक्त कैरवी के चेहरे पर दिव्य तेजस्वी तेज था। कैरवी पंडित जेड के साथ महादेव के शिवलिंग के पास आकर उनके आगे अपने दोनों हाथ जोड़ आंखें बंद किए कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। जैसे जैसे वह मंत्र बोलने लगी वैसे वैसे वहां का मौसम बदलने लगा। मंत्रों का जाप पूरा कर जैसे ही कैरवी अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक सुनहरे रंग का दिव्य तलवार प्रकट हो गया, जिस पर एक छोटा सा त्रिशूल बना था। राज्य पंडित जी मुस्कुराते हुए कैरवी से बोले, आपको महादेव के आशीर्वाद के साथ एक नायाब तोहफा मिला है, आप इसे धारण करें। आगे होने वाले धर्म युद्ध में यह आपका सारथी बनेगा, क्योंकि आगे के सफर आसान नहीं होगा। पंडित जी बात सुन कैरवी अपना सिर हिला। उस तलवार को जैसे ही हाथ में ली, वहां तेज बिजली चमकने अगले ही पल वो बिजली उस तलवार में समा गया। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। कैरवी के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। वह समझ गई उसे आगे क्या करना है। वह जल्द से जल्द साकन्या को मारकर इस वन को काली शक्तियों से आजाद करना चाहती थी। दोनों मंदिर से बाहर निकल परागन में आए। इस वक्त आकाश पूरी तरह साफ था। आज की हवा कुछ तो अलग था। पक्षी पशु खुशी के आकाश में उड़ रहे थे। राज्य पंडित अपने चारों तरह खुशी माहौल देखते हुए नम आंखों बोले,
आज 1000 वर्ष बाद यहाँ के हवाओं से पहले जैसी खुशबू आ रही थी, जैसे आज ये पक्षी खुश है, वैसे यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में खुशियाँ बहुत जल्द आएगा। कैरवी विश्वास के साथ राज्य पंडित से बोली, हम आपसे वादा करते हैं, आपकी दुनिया बहुत जल्द पहले जैसे होगा। बहुत जल्द कल की जंगल कल की वन में बदलेगा, जहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। पंडित सी कैरवी की बात सुन मुस्कुराने लगे। कैरवी कुछ सोचकर राज्य पंडित से बोले, हमें साकन्या के बारे में सब कुछ जानना है। उसके पास कैसी शक्तियां हैं और वह इतने वर्षों से इस वन में क्या कर रहा है, क्योंकि जहां तक हमें पता है, यहाँ पुण्य आत्माओं का वास, यहाँ बुराई से कहीं ज्यादा अच्छाई है। पंडित सी बोले, आपको ये तो पता होगा किस तरह से साकन्या धोखे से कल की वन में प्रवेश कर अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर महाराज महेंद्र को बंदी बना हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया। कैरवी में सिर हिला दी। पंडित सी आगे बोले, कल की राज्य के कन कन में अच्छाई और सच्चाई का वास्ता था और उसका मुख्य स्रोत पवित्र शक्ति कुछ है। वहाँ राज परिवार के पूर्वजों का वास है, वह हमारे शक्तियों का स्रोत था। साकन्या जैसे ही महाराज को वादी बनाया, सबसे पहले वह अपनी काली शक्तियों से उस कुंज की शक्तियों को प्राप्त कर यहाँ का राजा बन गया। जैसे ही उस पवित्र शक्ति कुंज से काली शक्तियां मिली, यहाँ रहने वाली पवित्र आत्मा साकन्या के वास में हो गए। उसके बाद धीरे धीरे उन लोग के आत्मा की आहुति देकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगा। काफी कोशिश करने के बाद भी उसको दिव्या ज्योति का पता नहीं चला। वह महाराज को आज तक अपने कैद में रखा है, क्योंकि उनसे वह दिव्य ज्योति का पता जानना चाहता है। भले ही उसके पास दिव्य ज्योति की शक्तियां नहीं है, लेकिन वह असीम काली शक्तियों का राजा है। राज्य पंडित की सारी बातें सुनी कैरवी के आंखों में खून उतर आया। उसके आंखों के सामने कविलम में रहने वाले लोगों का चेहरा आने लगा। वह अपनी सीरियस आवाज में बोली, अब उसके अंत का समय आ गया है। वह इस वक्त कहाँ है? पंडित सी परेशानी भरे लहजे में बोले, वह इस वक्त महल में है। आज वह महाराज महेंद्र की आहुति देने वाला है, क्योंकि उसको अब तक आपके यहाँ आने का पता चल चुका होगा। कैरवी मंदिर से बाहर निकलते हुए बोली, हमें उसे रोकना होगा, जल्दी चलिए। फिर दोनों महल के लिए निकल गए। प्रताप फार्म हाउस। रुद्र ज्यादातर फार्म हाउस में अपने दोस्त राज के रहता था, क्योंकि उसको यहाँ से काम करने में आसानी होता है। रुद्र के अंडरवर्ल्ड के पहचान के बारे में कोई नहीं जानता था, सिवाय उसके दोस्त और असिस्टेंट राज और कुछ खास आदमियों के अलावा। इस वक्त रुद्र अपने रूम के बैठा अपने लगे बड़े से पेंटिंग को एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सुकून के भाव थे। रुद्र अपनी जगह से उठ उस पेंटिंग पर हाथ फेरते हुए बोला, लिटिल फेरी, आप हमें कब मिलेगी? आपको सिर्फ देखने भर से हमें सुकून मिलता है। ये पेंटिंग कैरवी का है, उस वक्त की जब वह पहली बार क्लब में उससे मिला था। रुद्र अपने आंखों में मोहब्बत भरे जज्बात लिए उस पेंटिंग को देख रहा था। तभी उसके रूम में राज आया। राज के रूम में आते ही रुद्र अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या मेरी फेरी का तुम्हें कुछ पता चला? उसका नाम क्या है? राज, नहीं यार, काफी कोशिश करने के बाद भी हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चला। ऐसा लगता है कोई चाहता नहीं हम उस लड़की के बारे में जाने, लेकिन मुझे उसका नाम और कॉलेज का नाम पता चल गया है। रुद्र उसको देखने लगा तो राज मुस्कुराते हुए बोला, तेरी फेरी का नाम कैरवी है और वह मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। ये सब मुझे एक लड़के से पता चला जो उसके कॉलेज का है। वह लड़का भी उस दिन क्लब आया था। रुद्र कैरवी धीरे से बोला। इसी के साथ उसके चेहरे पर स्माइल आ गया, जिसे देख राज भी मुस्कुराने लगा। रुद्र को खुश देख राज खुद से बोला, तेरी खुशी के लिए मैं किसी भी कीमत पर तेरी फेरी को तेरे सामने लाऊंगा, ये तेरे दोस्त का वादा है। रुद्र, हम कल कॉलेज चलेंगे, मुझे मेरी फेरी को देखना है। राज हमें सिर हिला रूम से निकल गया। रुद्र वापस कैरवी के पेंटिंग को देखने लगा। तो क्या रुद्र अपनी फेरी से मिल पाएगा? क्या कैरवी कल की राज्य को काली शक्तियों से आजाद करवा पाएगी? कैसे करेगी कैरवी साकन्या का अंत? जानने के लिए पढ़ते रहिए कैरावी द मूनलाइट रिबॉर्न। स्माइलिंग फेस। चैप्टर 47, कैरवी का राक्षसों से युद्ध करना, साकन्या का अंत। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड गाइस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब आते हैं कहानी पर। कल की वन। कैरवी और राज्य पंडित इस वक्त राज्य महल के दूसरी तरह से लगे पहाड़ के चोटी पर खड़े थे। दोनों वहां से महल और उसके आसपास की जगह अच्छे से देख रहे थे। राज्य महल को देख कीर्ति के आंखों में हैरानी के भाव आ गए, जिसे देख पंडित सी समझ गए वह क्या सोच रही है। पंडित सी महल को देखते हुए गहरी उदासी भरे स्वर में बोले, हमारा राजमहल पहले ऐसा नहीं था। हमारा महल तो काफी खूबसूरत साथ
जो कल की राज्य की शोभा और गौरव था, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे क्योंकि उसकी सुंदरता अद्वितीय था। फिर अपने आंखें गुस्से और दर्द के भाव लिए बोले, ये सब उस राक्षस के कारण हुआ है। उस शक्ति कुंज को लेने के बाद वह धीरे धीरे महल में मौजूद सकारात्मक शक्तियों को खुद में समाहित कर इस महल को वीरान और खंडहर बना दिया, जिसके कारण महल की यह हालत हुई। इस वक्त कैरवी के सामने एक काले रंग का खंडहर जैसा महल था, जिसके चारों तरह लगे लंबे लंबे काले पड़े पौधे उस महल को खतरनाक बना रहे थे। उस महल के चारों तरफ भयानक राक्षस के साथ कुछ खतरनाक जानवर उस महल की निगरानी कर रहे थे। वो सब दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक थे। कैरवी पंडित सी को देख हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत जल्द सब पहले जैसा होगा, सबको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। फिर कैरवी पंडित जेड के हाथ में महागुरु के दिए तलवार को देते हुए बोली, आप इससे खुद की रक्षा करिएगा, बाकी को मैं देखती हूँ। बोल अपना हाथ आगे कर आंखें बंद किए कुछ मंत्र बोली। इसी के साथ कैरवी के हाथ में वह तिलस्मी तलवार आ गया जो उसको मंदिर में मिला था। कैरवी अपने हाथ में तलवार लिए महल की ओर बढ़ने लगी। इस वक्त वह किसी दिव्य देवी का स्वरूप लग रही थी। उसके चेहरे का तेज उस अंधेरे में दीपक के जैसे चमक रहा था। वह जैसे ही महल के सामने आई, उसके सामने कई खतरनाक दिखने वाले राक्षस आए गए। कैरवी को देख कुछ देर के लिए उन राक्षसों के आंखों में हैरानी के साथ चमक के भाव आ गए, लेकिन अलगे ही पल उनकी आंखें जो पहले से लाल थी, उसमें खून उतर आया और वह और भी ज्यादा लाल हो गया। वह राक्षस जो कैरवी से बचकर कविल से भगा गया था, वह सबको पहले ही आकर दिया था। कैसे एक परी सी दिखने वाली लड़की उनके दो साथियों को बेरहमी से मारी थी। कैरवी को अपने सामने देख बिना ज्यादा सोचे समझे वह सब उस पर हमला कर दे। कैरवी भी सबसे लड़ने लगी। वही उनके पीछे से आ रहे पंडित सी देखे कुछ जंगली भेड़िए कैरवी पर पीछे से हमला करने वाली है, वह उनसे लड़ने लगे। कुछ ही देर में वहां कैरवी और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। इस वक्त कैरवी माता चंडी का अवतार लग रही थी। वह अपने तलवार से जैसे ही वार करती, एक बार में ही वह राक्षस मार जाता। महल के अंदर काफी ज्यादा सन्नाटा था। चारों तरफ धूल, मिट्टी और मकड़ी का जला लगा था। वही महल के बीचों बीच एक आदमी ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहना अपने सामने जल रहे हवन कुंड में आहुति देते हुए जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उस आदमी की खतरनाक आवाज उस वीरान महल में गूंज रहा था। उसके सामने एक काला कंकाल के साथ एक धारदार तलवार रखा था। यह आदमी कोई और नहीं साकन्या था, जो इस पूजा के बाद आज महाराज महेंद्र की बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ने वाला था, क्योंकि उनके पास अभी भी काफी शक्तियां थी, जिसे कई कोशिश करने के बाद भी साकन्या उनसे ले नहीं पाया। साकन्या पूजा कर रहा था, तभी दो राक्षस एक आदमी को घसीटते हुए वहां लाए। उस आदमी को लोहे के जंजीरों में बंधा गया था, साथ ही उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसके शरीर पर कई तरह के जख्म के निशान थे। उस आदमी के कपड़े फटे थे। कुल मिलकर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। दोनों राक्षस उस आदमी को लाकर साकन्या के बनाए एक काले और लाल रंग के चक्र में घुटने के बल बिठा उनसे थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस आदमी को अपने सामने बैठा देख साकन्या के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वह अपने सामने रखे तलवार को हाथ में उठा अपनी जगह उठ उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया। साकन्या अपने सामने बैठे आदमी को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारे पास अभी भी समय भी, मुझे बता दो वह दिव्य ज्योति कहाँ है। मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अच्छे से जानते हो आगे क्या होगा। साकन्या की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर भी उसके सामने बैठे आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार वह आदमी अपना सिर उठा हल्की मुस्कान के लिए साकन्या की आंखों में देखने लगा। उस आदमी के चेहरे पर भले ही चोट के निशान थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे का तेज उसको खास बना रहा था। उसको मुस्कुराते देख साकन्या के भाव बदल गए, लेकिन कुछ सोच अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी उस वीरान महल में गूंजने लगी। उसे सुन वहां बैठे पक्षी उड़कर भाग गए। दूसरे पल अचानक ही वह शांत हो अपनी खतरनाक आवाज में उस आदमी से बोला, लगता है अपनी मौत को सामने देख महाराज महेंद्र का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वह मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आप फिक्र न करें, आपको इस जिंदगी से बहुत जल्द आजादी मिलाने वाला है। साकन्या की यह बात सुन महेंद्र की मुस्कान दुगनी हो गई। वह विश्वास भरी आवाज में बोला, फिक्र हमें नहीं, तुम्हें करनी चाहिए। आज मेरी मौत का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर बाहर से आती आवाज को सुन बोले, यह आवाजें सुन रहे हो ना, यह आवाजें इस बात का सबूत है। वह आ गई है तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने, तो तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। कैरवी जो बाहर राक्षसों को बेरहमी से मार रही थी,
उनकी चीखी आवाजें अंदर तक आ रही थी, जिसे सुनकर महेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आया था। महेंद्र को भी पता चल चुका था, दिव्य कन्या कल की वन में आ चुकी है, जिसके कारण वह समझ गया, साकन्या का अंत निकट है। अब जल्द ही कल की राज्य इस राक्षस से आजाद होगा। महेंद्र की बात सुन साकन्या का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वह चिल्लाते हुए बोला, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो साकन्या को मार सके। मेरे पास दुनिया की असीम काली शक्तियां हैं। मैं काली दुनिया का राजा हूं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। फिर महेंद्र को घूरते हुए बोला, और बात रही तुम्हारी उस रक्षक की, तो उसकी बलि मैं अपने देवता को भेंट स्वरूप दूंगा, लेकिन ये दिखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। बोल हंसने लगा। साकन्या जैसे ही महेंद्र को मारने के लिए तलवार उठा, उसके पैर के पास आकर एक राक्षस का सिर गिरा, जिसे देख महेंद्र के आंखों में चमक आ गया। अचानक हुआ इस हादसे से साकन्या के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, लेकिन जैसे ही उसको समझा आया अभी अभी क्या हुआ, उसका चेहरा भयानक हो गया। वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में किसी के अंदर आने की आवाज आई। इस आवाज को सुन साकन्या और महेंद्र के साथ वो दो राक्षस भी दरवाजे की ओर देखने लगे। उन सबको वहां की एक छोटी मगर परी सी जैसी दिखने वाली लड़की दिखी, जिसके हाथ में तलवार लेकिन आंखें में गुस्सा था। उस लड़की को देख जहां महेंद्र के चेहरे पर खुशी आ गया, वही एक पल के लिए अंदर आ रही कैरवी का ये रूप देख साकन्या भी अपनी जगह पर जम सा गया। लेकिन अगले ही जैसे ही साकन्या को अभी क्या हुआ वह याद आया, उसकी आंखें भयानक हो गया, उसके शरीर से काले रंग का धुआं निकलने लगा। कोई कुछ समझता उससे पहले वो दोनों राक्षस कैरवी पर हमला कर दिए, लेकिन अगले ही पल कैरवी उन दोनों का सिर उनके धड़ से अलग कर दी। ये देख साकन्या के आंखों में खून उतर आया। वह कैरवी के सामने खड़ा हो गया। इस वक्त उसके शरीर से निकलता काला धुआं उसको नर्क का शैतान बना रहा था। वह अपनी सर्द मगर खतरनाक आवाज में बोला, आखिर तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर ले लाई। तुम्हारा इंतजार मुझे वर्षों से था। तुम्हें मार मैं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगा। आज तुम्हारी बलि देकर मैं अपने देवताओं को खुश करूंगा। बोल हंसने लगा। वही कैरवी के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले जैसे ही बिल्कुल शांति से खड़ी उस राक्षस को देख रही थी। अचानक साकन्या का आकर बढ़ने लगा। अगले ही पल वह अपने भयानक राक्षसी रूप में कीर्ति के सामने आकर खड़ा हो गया। साकन्या इस वक्त कैरवी से 5 गुना लंबा अपने शैतानी रूप में खड़ा हंस रहा था। वह अपने शक्तियों से पहला बार कैरवी पर किया, तो कैरवी अपने तलवार से उसे रोक दी। अगले ही पल दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगा। साकन्या के पास कई तरह की काली शक्तियां थी, जिसका उपयोग कर वह कैरवी को हरा कर अपने वश में करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैरवी को वह छू भी नहीं पाया। हर बार कैरवी उससे आसानी से बच जाती, जिसे देख साकन्या को गुस्सा आने लगा। साकन्या के लंबे होने के कारण कैरवी उसके सिर तक पहुंच नहीं पा रही थी। साकन्या का अंत उसके सिर को धड़ से अलग कर ही किया जा सकता था। ये देख कैरवी उसके पैर पर बार की, जिसके कारण साकन्या अपने घुटने के बल नीचे बैठ गया। इसी का फायदा उठा अगले पल कैरवी हवा में उड़ एक बार में उसके सिर को धड़ से अलग कर जमीन पर आ गई। खून के छींटे महल की दीवारों पर गिरा और साकन्या का सिर उस हवन कुंड में जाकर गिरा। तो आगे क्या होगा? साकन्या के मारने के बाद क्या कल की वन आजाद हो जाएगा? क्या कैरवी कल की वन से बाहर निकल पाएगी? क्या होगा आश्रम के हवन में? जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ मैजिकल गर्ल। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइबर्स जरूर करें। स्माइलिंग फेस। चैप्टर 48 महाराज महेंद्र की आजादी, डेविल्स का आश्रम आना। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अब आते हैं कहानी पर। कल की वन। कैरवी जैसे ही साकन्या के सिर पर वार की, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। साकन्या का सिर जाकर हवन कुंड में गिरा। इसी के साथ हवन कुंड की अग्नि तेज हो गई। वही उसका धड़ कैरवी के थोड़ी दूर पर गिरा। साकन्या के मरते ही उसके शरीर से पीली और लाल रंग का प्रकाश कुंज निकल हवा में उड़ने लगा। उस प्रकाश कुंज को बाहर निकलते ही महल के अंदर रोशनी फैलने लगा। राजा महेंद्र और कैरवी उसे देखने लगे। तभी वहां राज्य पंडित आए। उस कुंज को देख पंडित जी कैरवी से बोले, ये वही पवित्र शक्ति कुंज है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। ये शक्ति कुंज कल की राज्य की सकारात्मक शक्तियों का स्रोत है। साकन्या के मारने के बाद अब ये पूरी तरह आजाद है। फिर कैरवी को देख बोले, लेकिन इस पर अभी भी काली शक्तियों का प्रभाव है, इसलिए यह इस वक्त अशुद्ध है। आप शक्ति कुंज पर अपने खून की कुछ बूंद डालें। आपके ऐसा करते ही यह शक्ति कुंज पहले के जैसे शुद्ध हो जाएगा। राज्य पंडित के बोलने पर बिना देर किए कैरवी अपना हाथ काट उस शक्ति कुंज पर खून डालने लगी।
कैरवी के ऐसा करते ही उस कुंड से तेज सफेद और पीली रोशनी निकलने लगा। वह रोशनी जैसे जैसे महल में चारों तरफ फैलाने लगा, वहां की दीवारें पहले जैसा होने लगा। महल और कल्कि वन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियों साकन्य के मारने के बाद बची, उससे वह शक्ति कुछ खत्म करने लगा। वन के सूखे पेड़ पौधे पहले के जैसे हरे होने लगे, जहां जहां काला धुआं था वह खत्म होने लगा, चारों तरफ हरियाली छाने लगा। कुछ ही देर में कल्कि वन में सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा और सब कुछ पहले जैसा हो गया। पशु पक्षी खुशी भरी आवाजें निकालने लगे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाने लगा। इन सब के बीच राजमहल एक अलग चमक बिखेर रहा था। पूरा महल गोल्डन और व्हाइट कॉम्बिनेशन के रॉयल तरीके से बना था। उसके चारों तरफ लगे हरे पेड़ और पीछे का पहाड़ उसकी सुंदरता बढ़ा रहा था। महल के अंदर सब कुछ पहले जैसा हो गया। महाराज महेंद्र जो पहले एक कैदी के जैसे लग रहे थे, इस वक्त उनका पूरा रूप बदला था। वह अपने पहले अवतार में आ गए। वह अपने चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी लिए अपने राजमहल और सिंहासन को देखने लगे। तभी वहां कुछ आदमी आए, उनके शरीर पर राजशाही वस्त्र थे। सब आकर महाराज महेंद्र के आगे अपना सिर झुकाए। ये सब महाराज महेंद्र के भरोसेमंद आदमी और इस राज्य के हित में काम करने वाले आदमी थे, जिन्हें साकन्या कैद करके रखा था, लेकिन उसके मारने और उस शक्ति कुंज के प्रभाव के कारण वह सब पहले जैसा हो गए। कैरवी तो बस महल के खूबसूरती में खोई महल को देख ही रही थी। तभी उसको महाराज महेंद्र जी की भरी आवाज सुनाई दी, तो वह उनकी तरह देखने लगी। इस वक्त महाराजा महेंद्र से सकारात्मक ऑरा निकल रहा था, जिसे कैरवी महसूस कर रही थी। महेंद्र कैरवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ बोले, आपने जो कुछ हमारे और हमारे राज्य के लिए किया, उसका उपकार हम जिंदगी भर याद रखेंगे। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके कारण हजारों वर्ष बाद हम और हमारी प्रजा उस राक्षस के चंगुल से आजाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अपने सामने उनको हाथ जोड़ता देख कैरवी उनका हाथ पकड़ नीचे करते हुए प्यार से बोली, महाराज आप हमारे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए, ये सब अच्छा नहीं लगता। हमने जो कुछ किया वह हमारा फर्ज था, उस राक्षस का अंत हमारे हाथों से लिखा था। कैरवी के ऐसे बोलने पर महेंद्र जेड के साथ वहां खड़े हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गया। महेंद्र को अचानक कुछ याद आया और वह पंडित जी को देखने लगे, तो वह मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिए। पंडित जेड के हाँ बोलते ही महेंद्र के आंखों में चमक आ गया। वह बोले, हमें लगा था आपके दर्शन किए बिना हम मार जाएंगे, लेकिन ईश्वर से हमारी इच्छा पूरी कर दी, हमारा हजारों वर्षों का इंतजार सफल हुआ। महेंद्र जी की बात सुन कैरवी मुस्कुराने लगी। तभी राज्य पंडित महेंद्र जेड के पास आकर बोले, महाराज हमें कल ही शुद्धिकरण यज्ञ कर कल्कि वन की सीमाओं को सुरक्षा चक्र से बंधाना होगा। तो महाराज हमें सिर हिला दिए। फिर पंडित जी कैरवी से बोले, हम जानते हैं आप जल्द से जल्द आगे के मार्ग की ओर प्रस्थान करना चाहती है, लेकिन कल की पूजा में आपका होना जरूरी है। कैरवी उनसे बोली, आप पूजा की तैयारी कराएं, हम कल पूजा होने के बाद निकलेंगे। कैरवी के हाँ बोलने के बाद पंडित जी कुछ आदमियों के साथ महल से निकल गए। महेंद्र एक दासी से बोले, आप राजकुमारी कैरवी को विश्राम कक्ष में लेकर जाए। फिर वह कैरवी से बोले, राजकुमारी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी। कैरवी हाँ में सिर हिला उस दासी के साथ निकल गई, क्योंकि जब से वह यहाँ आई थी एक पल के लिए भी उसको आराम नहीं मिला था। अब उसको कुछ देर आराम करना था। कैरवी के जाने के बाद महाराज अपने मंत्री के साथ वहां से निकल गए। मायावी जंगल। इस वक्त अक्ष दैत्य गुरु के सामने सिर झुकाए उनको आश्रम में जो कुछ हुआ वह सब बताने लगा। वह 3 बार आश्रम पर हमला किया, लेकिन हर बार उसको हार का सामना करना पड़ा। पूरी बात सुन दैत्य गुरु की आंखें गुस्से में लाल हो गया, उनकी अक्ष पर गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें एक काम दिया था वह भी पूरा नहीं कर पाए, एक दानव होकर उन मामूली इंसानों को हरा नहीं पाए। तुम हमारे दानव जाति पर एक श्राप हो और ऐसे दानव को जीने का कोई हक नहीं है। बोल जैसे ही अक्ष पर वार करने को हुई, उनके पास बैठा इंसान उनको रोकते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, रुकिए दैत्य गुरु। गुस्से में उठा कदम हमेशा गलत होता है, इसमें हमारा नुकसान होगा। दैत्य गुरु, तो आप बताएं हम ऐसा क्या करें जिससे वह महायज्ञ रुक जाए, क्योंकि आप यह अच्छे से जानते हैं यज्ञ पूरा होते ही उनको उनकी शक्तियां मिल जाएगी और हम अपने महाराज को जगा नहीं पाएंगे। दैत्य गुरु की बात सुन वह आदमी कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके आंखों में शैतानी चमक आ गया। वह उनसे बोला, अगर हमें महायज्ञ रोकना है तो उसके लिए हमारा वहां जाना जरूरी नहीं है, वह कोई और भी कर सकता है। उस आदमी की बात सुन अक्ष और दैत्य गुरु उसको सवालिया नजरों से देखने लगे, तो वह आदमी उनको कुछ बताने लगा। जैसे वह अपनी बात खत्म किया, दोनों के आंखों में शैतानी चमक आ गया।
दैत्य गुरु हंसते हुए बोले, आपका प्लान बहुत अच्छा है। अब वह महायज रोकने से कोई नहीं बचा सकता है। फिर वह अक्ष से बोले, तुम सब समझ गए, तुम्हें क्या करना है। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अक्ष अपने चेहरे पर शैतानी चमक लिए बोला, हम सब समझ गए, इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे, अब आप अच्छे खबर का इंतजार करें। बोल वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद वह दोनों वापस अपने काम में लग गए। आश्रम। महायज को शुरू हुए आज पूरे 5 दिन हो गया था। जैसे जैसे महायज आगे बढ़ रहा था, हवन कुंज की अग्नि बढ़ रही थी। आश्रम के चारों तरफ सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। विक्रम, अभिषेक, आर्यन और प्रत्यक्ष के शरीर से निकलने वाली रोशनी का तरंगे बढ़ने लगी। इस वक्त महागुरु उनके थोड़ी दूर पर बैठे अपनी साधना में लीन थे। जब से महायज शुरू हुआ था, हर्षवर्धन और चंद्रकांत सी आश्रम में ही रुके थे। वह अपनी तरफ से आश्रम की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते। उनके रहने का इंतजाम आश्रम में ही किया गया था। बॉडीगार्ड चारों तरफ फैले कड़ी सुरक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद आश्रम के बाहर आकर 2 गाड़ी आकर रुका। एक गाड़ी से विक्रांत, प्रवीण और ऋतिक बाहर निकले, वही दूसरी गाड़ी से अमर, रेयांश और कबीर बाहर निकले। सब एक दूसरे को देख आश्रम के अंदर जाने लगे। अंदर आते ही उनको अपनी चारों तरफ सकारात्मक शक्तियों महसूस हुआ, जिससे उनको काफी अच्छा महसूस हुआ। सब आकार हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जेड के पाँव छू उनका आशीर्वाद लिए। उन सबको अचानक आश्रम में देख उन दोनों को हैरानी हुआ। दोनों कुछ बोलते उससे पहले वहां एक गार्ड भागते हुए आया। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। वह उनके पास आकर बोला, बॉस जल्दी बाहर चलकर देखिए। उस गार्ड की बात सुन सब आश्रम के बाहर निकले। बाहर का नजारा देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह सब एक दूसरे को देखने लगे। आखिर आश्रम के बाहर सबने क्या देखा? कैरवी कल की वन से बाहर कैसे निकलेगी? डेवल्स कैसे सामना करेंगे आने वाले नई मुसीबत का? कैसा होगा कैरवी के आगे का सफर? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस।